Hi guys, a very good afternoon to all of you. Welcome back to Venus Law Classes. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजंक्शंस के बारे में, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, क्योंकि इंजंक्शंस का टॉपिक अपने आप में ही काफ़ी वास्ट टॉपिक है. सो हम इसे 3 वीडियोस की हेल्प से कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेते हुए. सो गाइस, सबसे पहले चलेंगे सीपीसी पे. सो जो भी प्रोविजन सीपीसी में दिए गए हैं फॉर इंजंक्शंस उसको समझेंगे. After discussing them, we'll be moving to Specific Relief Act SRA. तो क्योंकि इंजंक्शन एक ऐसी रेमेडी है which is a kind of specific relief, so that is why SRA. After dealing with them, we'll be moving to new dimensions of injunction, जैसे एंटरपिलर ऑर्डर क्या होता है, जॉन डॉय ऑर्डर, देन डायनेमिक इंजंक्शन, जैसे अभी रिसेंटली हाई कोर्ट का केस आया जिसमें डायनेमिक इंजंक्शन दिया गया कि अल्टीमेट एक्शन, ये सब कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं. सो न्यू डायमेंशंस ऑफ इंजंक्शंस, फिर हम उस पे चलेंगे. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. आई होप आपको एजेंडा क्लियर है वीडियोस का. So an injunction is a specific order of the court, so forbidding the commission of a wrong threatened or the continuance of a wrongful course of action already began. So guys, दोनों काम हो सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि डिफेंडेंट ने अभी अपने wrongful act को स्टार्ट ही नहीं किया और आप पहले ही जाना चाहते हो कोर्ट में टू स्टॉप हिम, कि स्टार्ट ही ना हो प्रोसेस. दूसरा हो सकता है कि जो काम है वो रॉन्गफुल एक्ट है वो डिफेंडेंट ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, बट आप ये चाहते हो कि उसकी कॉन्टिन्यूंस ना हो. सो रॉन्गफुल एक्ट हो सकता है कि वो स्टार्ट हो चुका है और आप ये नहीं चाहते कि उसकी कॉन्टिन्यूंस हो. देन लास्टली, आप एक ऑर्डर के लिए भी जा सकते हो कोर्ट के पास फॉर अ पॉजिटिव कमांड, कि कोर्ट आप ऑर्डर करो कि डिफेंडेंट इस पर्टिकुलर एक्ट को करे. वो फॉल करता है मैंडेटरी इंजंक्शंस में. सो गाइस, अगर आपको अभी समझ नहीं आया कि मैंडेटरी इंजंक्शंस क्या होते हैं, सो हम इसे इन डिटेल डिस्कस करेंगे. बट ये होता है एक पॉजिटिव एक्शन के लिए कि कोर्ट डिफेंडेंट को कहता है कि आप इस पर्टिकुलर काम को करो. सो समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से. सपोज कोई एक पर्सन है ए, वो इस हाउस में रहता है और बी अगेन एंड अगेन उसको थ्रेटन करता है कि मैं आपको डिस्पोजेस कर दूंगा. सो रीजनेबल वहां पर एक है सस्पिशन कि आप उसको डिस्पोजेस कर दोगे, रीजनेबल ग्राउंड्स हैं आपके पास. सो आप कोर्ट के पास गए और आप कह रहे हो कोर्ट में कि आप इसको रोको कि ये मुझे ऐसी थ्रेट्स नहीं दे. सो यहाँ पे क्या आपको डिस्पोजेस कर दिया गया था? आंसर इज नो. सो इट इज अ रॉन्ग विच वॉज थ्रेटेंड. तो डिफेंडेंट उसको रोज कहता था बट अभी किया नहीं था. फिर चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे. सो सपोज करो कि एक पर्सन है वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है. सपोज करो बहुत लाउड म्यूजिक चलाता है डेली. सो 2-3 डेज ऐसा हुआ. अब आप कोर्ट मूव कर रहे हो कि आप इसको रोको कि ये जो काम है, जो रॉन्गफुल एक्ट है डिफेंडेंट जो कर रहा है, क्योंकि इससे प्लेंटिफ का जो राइट है टू एंजॉय द प्रॉपर्टी वो इन्फ्रिंज हो रहा है. सो दैट इज वाई प्लेंटिफ इज मूविंग टू द कोर्ट कि आप जो डिफेंडेंट है उसको स्टॉप करो कि वो ऐसे रात को इतनी तेज म्यूजिक नहीं बजाए, बिकॉज देयर इज अ राइट टू स्लीप. नाउ मैंडेटरी को समझते हैं. यहाँ पे डिफेंडेंट क्या करता है, प्लेंटिफ के घर के आगे रोज कूड़ा कचरा डाल रहा है. सो आप यहाँ पे प्रोहिबिटरी फॉर्म ऑफ इंजंक्शन तो चाहते ही हो कि इसको रोका जाए, बट अलॉन्ग विद दैट क्या आप ये भी चाहते हो कि डिफेंडेंट इसको क्लीन भी कराए, जो भी गार्बेज इकट्ठा हो गया है डिफेंडेंट उसको क्लीन कराए. सो दैट इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट कि डिफेंडेंट ही शुड क्लीन अप द गार्बेज. सो आई होप आपको एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझ आया होगा. नाउ इंजंक्शन क्या होते हैं? इंजंक्शन इट इज अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ. जिन केसेस में कॉम्पनसेशन जो हमारी पहले से रेमेडी चली आ रही है डैमेजेस की, पेक्यूनरी कॉम्पनसेशन की, उसको इनएडिक्वेट माना जाता है या ये माना जाता है तो बिल्कुल ही फ्यूटाइल रहेगी. उस केस में आप एक स्पेसिफिक रिलीफ चाहते हो कि उस पर्टिकुलर एक्ट को ही रोका जाए. सो इंजंक्शन इट इज अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, और जो भी आपके स्पेसिफिक रिलीफ हैं दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. सो ये आप बोल सकते हो इंजंक्शन इट इज एन इक्विटेबल रिलीफ. ये एक इक्विटेबल रिलीफ की कैटेगरी में फॉल करता है. सो गाइस, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं. सो
It is a judicial process. The object attained thereby is to restrain the undue exercise of rights to prevent threatened wrongs, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में समझा, to restore violated possessions and to restore the permanent enjoyment of rights of property. The things restrained or prevented must be a wrongful act, because आप rightful acts पे prohibitions नहीं ले सकते हो from the order of the court, by the order of the court. So, specific relief afforded by means of injunctions, it can be temporary in nature or perpetual. इसके types को अभी हम details में discuss करेंगे ही, तो अभी इसको hold करते हैं थोड़ा सा discussion. क्या इंजंक्शंस पब्लिक बॉडीज या स्टेट के अगेंस्ट हो सकता है? सो आंसर इज यस, इट कैन बी इशूड अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, पब्लिक बॉडीज एंड इवन अगेंस्ट द स्टेट. अगर इसका डिसओबीडियंस होता है तो देखो सीपीसी में ये बताया गया है कि अगर इसका डिसओबीडियंस होता है तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. बट क्या हम ये बोल सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट? आंसर इज यस. सो यहाँ पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी हो सकता है अगर कोर्ट चाहे. देन इट इज अ रेमेडी ऑफ इक्विटेबल नेचर. Equity acts in personam against a particular person, so that is why injunctions does not run with the land. मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट इंजंक्शन लिया तो वो सिर्फ उसी पर्सन के अगेंस्ट काम करेगा. सपोज करो कि अगर अब यहाँ पे पर्सन चेंज हो जाए और उस लैंड पे कोई दूसरा डिफेंडेंट आ जाए तो क्या आपको उस डिफेंडेंट पे भी ये अप्लाई होगा? आंसर इज नो. सो इट इज नॉट अ कॉवेनेंट दैट इज रनिंग विद द लैंड, इट इज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन. नाउ यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट ये केस है, इन्होंने इंजंक्शन के बारे में एक डेफिनेशन दिया, आप स्क्रीन पॉज करके इसको ले सकते हो. नाउ मूविंग फर्दर, टाइप्स ऑफ इंजंक्शन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप समझो इंजंक्शंस के क्या क्या टाइप होते हैं, हम इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं लॉ में. सो बेस्ड ऑन द नेचर, पहले नेचर के बेस्ड पे कैसे हो सकते हैं. इट कैन बी मैंडेटरी इंजंक्शन फॉर समथिंग पॉजिटिव कमांड, or it can be prohibitory in nature, prohibitory injunctions for something negative, जहाँ पे आपको क्या किया जाए, restrict किया जाए, injunct किया जाए. फिर lastly it can be based on duration also, so it can be temporary injunction and it can also be परपेचुअल और परमानेंट फॉर्म ऑफ इंजंक्शन. अगर हम इसको कैसे एग्जीक्यूट कराया जाता है, अगर कोर्ट ने दिया कि ऑर्डर यस इंजंक्शन शुड बी ग्रांटेड, उसको कैसे एग्जीक्यूट कराया जाए. टेम्पररी इंजंक्शन के केसेस में हम ऑर्डर 39 रूल 2A को फॉलो करते हैं सीपीसी के, और परमानेंट के लिए हम एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स वाले ऑर्डर पे जाते हैं 21 रूल नंबर 32. सो आई होप आपको टाइप्स पता चले होंगे कि ये टाइप्स में हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. एक चीज और बता देती हूँ मैं गाइस, कभी कभी परपेचुअल इंजंक्शन को प्रोहिबिटरी काइंड ऑफ इंजंक्शन के लिए भी इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं. दो दैट इज नॉट करेक्ट, बट बुक्स में आपको मिलेगा कभी कभी कि आप प्रोहिबिटरी काइंड ऑफ इंजंक्शन को परपेचुअल भी बोल देते हैं, बट वो सही नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लासिफिकेशन, बट बोला जाता है. राइट. अब आप समझिए इसको कि मैंने आपको बताया कि अगर हम ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो दो तरह के हो सकते हैं, ये टेम्परेरी इन नेचर और दूसरा क्या हो सकता है, परमानेंट इन नेचर. परमानेंट या फिर आप बोल सकते हो परपेचुअल इन नेचर. सो अगर हमें टेम्परेरी इंजंक्शन चाहिए तो वहां पे ये रिक्वायरमेंट है कि पहले से कोई सूट फाइल हो रखा होना चाहिए. तो मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट शुड बी देयर बिफोर यू कैन फाइल द एप्लीकेशन ऑफ इंजंक्शन, क्योंकि टेम्परेरी इंजंक्शन के केसेस में ऑर्डर आता है कोर्ट की तरफ से, इट इज नॉट अ डिक्री, इट इज मियरली एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. सो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है कि कोई भी सूट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट है सपोज, कोई भी सूट कोर्ट के सामने फाइल होना चाहिए और उस सूट में एक इंटरलॉक्यूटरी काइंड ऑफ एप्लीकेशन आप लगा रहे हो इंजंक्शन की,
तभी हम इसे कह रहे हैं इंटरिम इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन, इंटरलॉक्यूटरी काइंड ऑफ इंजंक्शन। लेकिन परमानेंट परपेचुअल इंजंक्शन के केस में आप क्या करते हो, परपेचुअल इंजंक्शन का ही सूट फाइल करते हो। सो सूट इज देयर फॉर परपेचुअल इंजंक्शन। जैसे अगर सपोज करो डिफेंडेंट आपको बार बार थ्रेट कर रहा है कि मैं तो आपको डिस्पोसेस कर रहा हूँ, और आप ये चाहते हो कि ही शुड बी परमानेंटली एंजॉइंड, एंजॉइंड मतलब रोका जाए फ्रॉम डूइंग ऑफ दैट एक्ट, तो आप क्या कह रहे हो कि आप एक परपेचुअल इंजंक्शन देना चाह रहे हो कि आने वाले टाइम पे वो कभी भी मुझे मतलब मेरे को ये थ्रेट ना दे डिस्पोजेशन की, तो फिर आप सूट ही परमानेंट इंजंक्शन का फाइल करोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर डिक्री आएगी कोर्ट की तरफ से बेस्ड ऑन दी मेरिट्स, कि कोर्ट को देखना पड़ेगा कि किसका राइट बनता है प्रॉपर्टी पे। नाउ आगे चलते हैं। So law governing injunction, the law of injunctions are explicitly covered under the Indian law. तो अगर हम ये थोड़ा सा मेंशन यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का इसलिए आ रहा है क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन नंबर 37 है वो टेम्पररी इंजंक्शन को डिफाइन करता है कि टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है, बट इसको जो रूल्स हैं वो सीपीसी के ही गवर्न करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन फॉर टेम्पररी इंजंक्शन इट इज गिवन इन एसआरए, डेफिनेशन तो एसआरए में है, बट क्या प्रोसीजर होगा, क्या रूल्स होंगे, उसके लिए वी हैव टू मूव टू सीपीसी, हमें सीपीसी में जाना पड़ेगा। सो प्रिवेंटिव रिलीफ के हेड में ये आता है एसआरए में चैप्टर नंबर 7 इंजंक्शंस जनरली। प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड, so preventive relief is granted at the discretion of the court by injunction. It can be temporary or perpetual. Temporary injunction, also called interlocutory injunctions, may be granted at any stage of the suit. कि suit होना चाहिए, stage of the suit doesn't matter. So अगर हम यहाँ पे देखें, so it is merely a provisional और इंटरिम इन नेचर, ये ऐसे लॉन्ग लास्टिंग नहीं है कि परमानेंटली एंजॉइन कर रहे हो आप किसी को, नो। सो इट डज नॉट कंक्लूड और डिटरमिन अ राइट, देयरफॉर इट इज मियरली एन इंटरिम ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, टू प्रिजर्व द मैटर इन स्टेटस को। अगर सपोज करो कि आप चाहते हो, आपने किसी डेटर के अगेंस्ट केस किया, क्यों केस किया आपने, टू रिकवर योर मनी। अब वो डेटर क्या करना चाह रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी को ठिकाने लगाना चाह रहा है सो दैट आपको पैसे ना मिल पाए। सो बेसिकली ही इंटेंड्स टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स। अब अगर आप पूरा सूट का वेट करोगे और हर चीज हो जाएगी तो प्रॉपर्टी जुरिस्डिक्शन से आउट हो सकती है, वो प्रॉपर्टी को एलिनिएट कर सकता है। सो इस केस में आप चाहोगे ना कि स्टेटस को मेंटेन हो, प्रॉपर्टी उसी के ही नाम पे रहे, so that you can enjoy the fruits of the decree if the decree is in your favor. So that is the idea behind this. So it can be granted to a party in making out a prima facie case in his support. तो आपको एक प्राइमा फेसाई केस बताना होता है, इसका हम अभी केस करेंगे तो हम अच्छे से समझेंगे इसको। और क्या हो सकता है, सेक्शन नंबर 94 ऑफ सीपीसी, आप इसके बारे में बात कर सकते हो। ये सेक्शन प्रोवाइड करता है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में, जो कि इनेबल करती हैं कोर्ट को कि आप एक ऐसे ऑर्डर्स पास कर सकते हो जिससे एंड्स ऑफ जस्टिस अचीव हो पाए। इसी में 94C कहता है कि ग्रांट ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन और उसका जो डिसओबीडियंस होता है वो हम अभी डील करेंगे ऑर्डर नंबर 39 से। तो क्या आप इंटरिम ऑर्डर, इंजंक्शन, टेम्पररी ऑर्डर दे सकते हो टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस? तो सेक्शन नंबर 94 का सी बोलता है यस, और 94E में एनी अदर ऑर्डर जो भी आपको जस्ट लगे टू सर्व द एंड्स ऑफ जस्टिस, क्योंकि जस्टिस होना चाहिए, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी ट्रायल। नाउ 95 कहता है कि अगर आपने इंजंक्शन लिया रॉन्ग ग्राउंड्स पर तो आपको क्या पड़ सकता है कि आप रीजनेबल कॉम्पनसेशन दे डिफेंडेंट को, अगर आपने सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं थे और फिर भी रॉन्गफुल रिप्रेजेंटेशंस करके इंजंक्शन को ले लिया। सो दिस इज आल्सो प्रोविजन दैट इज डीलिंग विद द इंजंक्शंस। नाउ
अब हम चलते हैं ऑर्डर नंबर 39 पे, जो कि स्पेसिफिक लॉ है ऑन टेम्परेरी इंजंक्शन। रूल नंबर 1, 2 एंड 3 इज अबाउट एक्स पार्टे इंजंक्शंस। सो और सेक्शन नंबर 37 मैंने आपको पहले ही बताया, ये इसको क्या करता है, डिफाइन करता है। सो कैसे डिफाइन करता है अब हम वो समझते हैं। Temporary injunctions are such as are to continue until a specific time, कि कोर्ट ने टाइम बता दिया कि हाँ जी इस टाइम तक ऑर्डर शुड बी इन कॉन्टिन्यूस, और until the further order of the court, तो जब तक कोर्ट दूसरा ऑर्डर नहीं दे सकती, फर्दर ऑर्डर नहीं दे सकती, तब तक ये रहेगा। And they may be granted at any stage of the suit or regulated by the code of civil procedure. So meaning thereby ये long lasting नहीं है, ये permanent नहीं है नेचर में। So the legal implications of violating a temporary injunction is given under Rule 2A of Order 39 read with 94C, section number 94C. According to the section क्या हो सकता है, हम a person he can be detained in civil prison और उनकी प्रॉपर्टी को सीज और सोल्ड ऑफ किया जा सकता है। अब रूल्स पे चलते हैं, एक बार रूल्स को भी देख लेते हैं सो दैट हमारा लॉ क्लियर हो जाए और अच्छे तरीके से। रूल 1 कहता है कि केसेस इन विच टेम्पररी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड। सो अगर किसी भी सूट में विद द हेल्प ऑफ एफिडेविट और अदरवाइज अगर ये केस बनता है कि प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन अ सूट इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, आप एलिनिएट करने वाले हैं, डैमेज करने वाले हैं प्रॉपर्टी को, सो उस केसेस में आपको इंजंक्शन मिल सकता है। गाइस देखो यहाँ पे दे आर नॉट यूजिंग द वर्ड डिफेंडेंट और प्लेंटिफ, तो यानी कि यहाँ पे कोई भी फाइल कर सकता है एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन। यहाँ पे दे आर स्पेसिफिकली यूजिंग द वर्ड डिफेंडेंट, तो यहाँ पे इट इज द प्लेंटिफ हु विल बी मूविंग टू द कोर्ट। सो क्या टेम्परेरी इंजंक्शन डिफेंडेंट ले सकता है? आंसर इज yes. The order can be passed in favor of the defendant also, because जो हमारा सब रूल ए बोल सकते हो आप, ये जो है ये क्लियरली नहीं बताता कि ऑर्डर शुड बी इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, क्योंकि ये साइलेंट है तो हम एक पर्पसिव अप्रोच लेकर चलेंगे। एंड इफ द केस, जो भी फैक्ट्स ऑफ द केस आर सच दैट द यस डिफेंडेंट नीड्स सच ऑर्डर, क्योंकि एक इक्विटेबल रिलीफ है तो हम वो भी कंसिडर कर सकते हैं। Now, the court may grant order of temporary injunction to restrain such act, etc., until the disposal of the suit or until further orders. जैसे कोर्ट को सही लगे, because it is a discretionary relief, तो जैसा कोर्ट को ठीक लगे considering the facts of the case। ऑर्डर 2 कहता है कि इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन रेपुटेशन और कॉन्टिन्यूंस ऑफ ब्रीच। So in any suit for restraining the defendant from committing a breach of contract or any other injury of any kind. So guys, अगर suppose करो कि कोई डिफेंडेंट है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने वाला है और आप चाहते हो कि ये जो ब्रीच है उसको रोका जाए, क्या इंजंक्शन लिया जा सकता है? इसके लिए हमें सारे प्रोविजंस भी पढ़ने पड़ते हैं एसआरए के, कि किन कॉन्ट्रैक्ट्स के केसेस में आप ऐसा इंजंक्शन दे सकते हो। बट यस, एक ऑप्शन है कि दिया तो जा सकता है, बट पूरा लॉ समझना पड़ेगा कि कब दिया जा सकता है। So, whether compensation is claimed or not, the plaintiff may at any time after the commencement of the suit and either before or after the judgment apply to the court for temporary injunction to restrain the defendant from committing the breach of contract or injury complained of, or any breach of the contract or injury of a like kind arising out of the same contract। तो किसी contract की breach को रोकने के लिए। मूविंग फर्दर, अब हम चलते हैं कि केसेस में क्या कहा गया कि अगर आपको टेम्परेरी इंजंक्शन चाहिए, बीइंग अ प्लेंटिफ, बीइंग एन एप्लीकेंट, तो आपको कोर्ट को कैसे फैक्ट्स को शो करना पड़ेगा सो दैट आपके फेवर में इंजंक्शन का ऑर्डर आ सके। इसको समझ लेते हैं। सो गाइस, दिस इज द केस लिस्ट। ये आपका एमसीक्यू में भी आते हैं, केसेस पूछे जाते हैं, तो दैट इज वाई पूरा
ये मैं आपको ना इस पे ये वाला जो केस है, साइटेशन क्योंकि फुल नहीं है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आई विल बी एडिंग दिस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये तीनों केसेस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारा जो मैंने फैक्ट्स लिए हैं, मतलब जो लॉ पॉइंट्स लिए हैं, दे आर फ्रॉम दिस पॉइंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैसर्स गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस कोको कोला। So this is very important case. इसको समझते हैं कि what is the law point that was held in this particular case. तो चलते हैं, यहाँ पे 3 टेस्ट दिए गए कि कोर्ट आप इंजंक्शन ऑर्डर दो, इससे पहले प्लीज कंसिडर दीज 3 थिंग्स। ये चीज बोली गई, क्या चीजें देखनी है कि क्या प्लेंटिफ के पास एक प्राइमा फेसाई केस है। पहला आप ये देखो कि क्या कोर्ट को वो सेटिस्फाई कर पा रहा है कि यस जस्टिस रिक्वायर्स कि मेरे ही फेवर में ऐसा इंजंक्शन आए। दूसरा होता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इज इन फेवर ऑफ प्लेंटिव, कि कोर्ट को क्या करना पड़ता है, कोर्ट हैज टू वे दोनों को, जिसको अगर सपोज डिफेंडेंट को भी नुकसान हो रहा है, प्लेंटिव को भी नुकसान हो रहा है, सो आपको देखना पड़ेगा कि ज्यादा डैमेज किसको पहुंचता है। अगर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस किसके फेवर में पाया जाता है, प्लेंटिव के फेवर में पाया जाता है, सो इन दैट केस हम grant करते हैं, otherwise the court would be refusing the same. So whether the plaintiff would suffer an irreparable injury if this prayer for interlocutory injunction is disallowed, यानी कि पहले देखा जाएगा कि क्या पैसे से भरपाई हो सकती है। If the answer is in yes, affirmative, तो फिर हो सकता है कोर्ट इंजंक्शन मना कर दे। बट अगर आपको एक ऐसा इररिपेरेबल डैमेज हो जाएगा जिसको हम पैसे से भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे और रिस्टोर कर ही नहीं पाएंगे, उस पोजीशन पे वापस लाया ही नहीं जा पाएगा, फिर भी हम इंजंक्शन की ऑर्डर को पास कर सकते हैं। फिर गाइस 2 रिक्वायरमेंट्स और भी होती हैं कि प्लेंटिफ जब अपनी एप्लीकेशन लगा रहा है, सो व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द लीगल राइट asserted by the plaintiff and its alleged violation are both contested, तो जब हम इसको कंटेस्ट कर रहे हैं तो वो दोनों अनसर्टेन होने चाहिए, और and it should remain uncertain till they are established at the trial on the basis of evidence, क्योंकि अभी डिसीजन नहीं आया प्लेंटिफ के फेवर में कि क्या वायलेशन है, या आपके फेवर में कोई डिसीजन थोड़ी ना आ गया है। सो ऐसी एप्लीकेशन के टाइम पे वो अनसर्टेन होने चाहिए, कंटेस्टेड पॉइंट होने चाहिए। मूविंग फर्दर, ये आप थोड़ा सा ना इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो ये इट इज जस्ट द रीआइट्रेशन, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रही कि दी कोर्ट इट हैज टू वे द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एक्सेट्रा, प्लीज टेक आउट द स्क्रीनशॉट। और प्लेंटिफ को हम ये भी कह सकते हैं कि आप सिक्योरिटी फर्निश करो या फिर आप अंडरटेकिंग दो कि अगर आप केस हारते हो तो डिफेंडेंट क्या होगा, एडिक्वेटली कॉम्पनसेट किया जाएगा डिफेंडेंट को। ठीक है, नाउ ये सारे के सारे क्या थे, प्रोविजंस थे सीआरपीसी के, सीपीसी के सॉरी। तो इसमें हमने समझा कि अगर सपोज आप इसको फॉलो नहीं करते हो इंजंक्शन के ऑर्डर को, तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। सेक्शन नंबर रूल नंबर 2A कहता है कि अटैचमेंट हो सकता है प्रॉपर्टी का, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड द पर्सन ही कैन बी डिटेन्ड इन सिविल प्रिजन, तो ये कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया कि कौन कौन से केसेस इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या आपको दिखाना पड़ता है सो दैट आपके फेवर में ये ऑर्डर आ सके। गुजरात बॉटलिंग कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑन द पॉइंट। और हमने समझा कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस लॉ में हमने इसको डिफाइन कर रखा है। सो दिस मच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। आगे की वीडियो में हम चलेंगे एसआरए के प्रोविजंस को डील करेंगे, बिकॉज सीपीसी सिर्फ टेम्परेरी इंजंक्शंस के बारे में बताता है एंड नॉट अबाउट द परमानेंट इंजंक्शन। और इसके बारे में बात करेंगे जो न्यू काइंड्स ऑफ इंजंक्शंस हैं। सो गाइज, इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस, प्लीज शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को चैनल शेयर कीजिए एंड ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मेल्स में हेल्प चाहते हो तो उसके लिए भी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें कि इस पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। सो थैंक यू सो मच। टेक